चैप्टर तो आपको पता ही है, चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है। ऑस्टेड, जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे, है ना, और इन्होंने ही इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। उन्होंने ये बताया कि जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी में प्लस है और एक माइनस है ना, दिख रहा है आपको। ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, आर से रेजिस्टेंस से नेगेटिव कनेक्ट है और इस रेजिस्टेंस से दूसरी तरफ क्या है आपका पॉजिटिव कनेक्ट है। और यहाँ पे स्विच लगी हुई है ना। नॉर्मली जब ये सर्किट कनेक्टेड नहीं है, अभी स्विच ऑन है, हमारा स्विच क्लोज है या ओपन है, तो मैं बोलूंगा कि स्विच हमारा ओपन है क्योंकि स्विच कनेक्टेड नहीं है। जब स्विच कनेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अभी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा। जब सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है, उसके पास अगर आप कंपास निडल को प्लेस करते हो तो कंपास निडल हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को ही दिखाएगा। तो ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, एरो मार्क से यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ की तरफ, और दूसरा वाला पॉइंटेड जो है इसका साउथ की तरफ दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बैटरी में, ये देखो ये बैटरी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये बैटरी है, इस तरफ जो है ये स्विच है हमारा, ये स्विच लिख दिया, और इस तरफ मैग्नेटिक कंपास नीडल ये लगी हुई है। अब मैंने ये ओपन था स्टार्टिंग में, तो ओपन की कंडीशन में करंट फ्लो नहीं हो रहा वहां पे, मैंने इसलिए वहां पे दिखाया कि जी करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन अगर जैसे ही आप इसको स्विच को क्लोज करोगे, दूसरे डायग्राम में आप देखो यहाँ पे, इस दूसरे डायग्राम में आपका स्विच क्लोज किया हुआ है। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो करंट जो है, करंट का फ्लो, ये रेड एरो से आपकी करंट की डायरेक्शन दिख रही है। करंट इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस से होता हुआ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही करंट की फ्लो होगी, इस तरह से करंट की डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी पूरे सर्किट में। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसमें थंब का डायरेक्शन, ये हमारा थंब मैंने करंट के साथ बनाया है और ये पाम बना दिया अपना, रेस्ट 4 फिंगर जो है यहाँ पे आपकी दिख रही है। तो थंब की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अगर इस तरह से बना रहे हो, तो आपका थंब रूल या स्क्रू रूल या मैक्सवेल रूल अगर आप बोलो, तो रेस्ट 4 फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा, जो इस ब्लू कलर से दिख रहा है। इस वायर के सराउंडिंग्स में एक सर्कुलर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो आपने क्या देखा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हुई तो ये मैग्नेटिक नीडल में देखो चेंजेस आ गया। मैग्नेटिक नीडल पहले कैसा दिख रहा था, तो मैग्नेटिक नीडल पहले नॉर्थ साउथ की कंडीशन में था, डायरेक्शन इसकी इस तरफ थी जब स्विच आपका ओपन था ऊपर वाले सर्किट में। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन ये इस तरफ ईस्ट की तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ आपको दिखने लगी। तो ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है। मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये नॉर्थ, मैंने दिखाया आपको, ये नॉर्थ साउथ में था, अब ये जो है ईस्ट की तरफ मूव कर चुका है। तो अगर मैं मानूं कि यहाँ पे वायर हमारी ए बी है, ए से बी की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, तो ए से बी की तरफ करंट का जब फ्लो हुआ तो ये क्या हुआ, ये नीडल जो है नॉर्थ से किधर आ गई, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ गई। जो कंपास नीडल है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ गई। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे मैं एक स्टेटमेंट मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि करंट कैरिंग कॉइल, ये जो ए बी वायर है, ए बी वायर में करंट कैरी हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। अब मैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, इस दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। फर्स्ट केस में जब स्विच ओपन था, सर्किट कंप्लीट नहीं थी, तो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको दिख रहा था। सेकेंड केस में जब आपने स्विच क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गई, तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्थ से, देखो नॉर्थ से डिफ्लेक्ट हो गया, और नॉर्थ से डिफ्लेक्ट होके इस तरफ मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ से डिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ आपको बेंड होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से मैग्नेटिक नीडल की, कंपास नीडल जो है
कंपास नीडल अपनी पोजीशन में चेंजेस ले आता है। तो अगर मैं इसी की बात करूं, यहाँ पे आप नीचे देखो, मैं दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये देखो, मैं थोड़ी सी साइज बड़ी कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखेगा ये, ठीक है। ये देखो, अब आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ए बी वायर है, बुक में आपको इसी तरह का दिखेगा। ये ए बी वायर है जिसमें करंट ए से बी की तरफ जा रही है। दूसरी वायर भी आपने ली है जिसमें करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे अगर ये प्लस है तो प्लस से करंट जा रही है इस तरफ, और ऐसा है। लेकिन दूसरे में आपने इस तरफ प्लस लिया है तो दूसरे में आपने सर्किट की में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी है और बैटरी को आपने दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी को जैसे ही आप अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर रहे हो तो प्रीवियस वाला हमारा जो है करंट राइट साइड में जा रहा है, ए से बी की तरफ राइट साइड में जा रहा है, जबकि दूसरे वाले डायग्राम में मेरा करंट जो है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। तो फर्स्ट वाले में आपने देखा यहाँ पे जैसे ही करंट राइट साइड जाता है तो नॉर्थ का डिफ्लेक्शन, नॉर्थ किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। और यहाँ पे आपने देख ही लिया है कि बैटरी का कनेक्शन कैसा है। वहीं दूसरी तरफ कंपास निडल रखी हुई है, फिर उसमें भी आप अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस बार आप लेफ्ट साइड में करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हो तो आपने लेफ्ट साइड लिया तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इस बार डिफ्लेक्शन हो रही है। किधर? मैग्नेटिक कंपास निडल की डिफ्लेक्शन हो रही है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो आप कहोगे अच्छा मुझे कैसे याद रहेगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक आप यहाँ पे याद रखोगे। इस ट्रिक से आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कैसे याद रखना है। तो ये ट्रिक है हमारा स्नो, SNOW, ये स्नो ही हमारा ट्रिक है। तो इससे कैसे याद रखोगे, ये क्या इंडिकेट करेगा कि अगर करंट फ्लो करता है साउथ से नॉर्थ, देखो फर्स्ट वाले में अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और निडल जो है वो नीचे रखी हुई है, वायर के नीचे रखी हुई है, ठीक है, या वायर कह सकते हो कि वायर इज हेल्ड ओवर द निडल, या वायर को निडल के ऊपर रखी हुई हो, तो वैसे केस में नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अब मेरी बात एक बार फिर से सुन लेना आप, सारी जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे याद आ जाएगी आपको। पहली बात, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट साउथ से नॉर्थ जा रही है, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज हेल्ड ओवर, साउथ टू नॉर्थ मतलब SN लिख दिया मैंने, एंड द वायर इज हेल्ड ओवर द कंपास निडल, ओवर मतलब O यूज कर लिया आपने, ओवर द कंपास निडल, ठीक है, द नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड, नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो NO और W, नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाती है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा स्नो मतलब क्या हुआ कि व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कब? जब वायर इज हेल्ड ओवर द निडल, then deflection of the magnetic compass needle will from north to west। तो ये इसका ट्रिक है। और ठीक अगर ये ट्रिक आप याद रखते हो तो इसके ठीक अपोजिट में ये वाली ट्रिक अपने आप बन जाएगी कि वायर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो नॉर्थ से साउथ जाने के केस में क्या होगा, ये चीज अपने आप यहाँ पे आपके पास बन जाएगी। तो स्नो आपको ट्रिक याद करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए है ना, साउथ टू नॉर्थ मतलब वायर इज हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक निडल, उसके बाद N से W इसी को बोला गया है, तो ये आपका ट्रिक बन जाता है। और ठीक अपोजिट साउथ से नॉर्थ के लिए मतलब B से A के कंडीशन में इसके अपोजिट का ट्रिक आपको यहाँ पे मिलता है। ये एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से जाना जाएगा। और इसमें आप कैसे करते हो वो देखो। तो इसमें जो आदमी की डायरेक्शन है, ये जो स्विम कर रहा है, इसमें इसका हेड की तरफ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये राइट हैंड इसका इस तरफ है जो मैग्नेटिक निडल की तरफ दिखा रहा है। तो मैग्नेटिक निडल और लेफ्ट हैंड दूसरी साइड में है। तो मैं क्या दिखाता हूँ यहाँ पे कि देखो ये मैग्नेटिक निडल ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया एरो मार्क से,
और ये नॉर्थ अगर आपका इस आदमी के हेड की तरफ है तो लेग की तरफ इसका साउथ होगा, जिस तरह से मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ और साउथ मैंने दिखाया हुआ है। तो ऐसे केस में आपके पास साउथ मैंने वहां पे दिखाया, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक नीडल का दिखाया, ऊपर की तरफ वेस्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ ईस्ट मान लेंगे हम लोग। तो वेस्ट और ईस्ट भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये भी इसका रीजन होगा यहाँ पे कि भाई देखो नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो नॉर्थ वाला जो है वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। आप अपना हाथ जब चलाओगे, ये स्विम करता हुआ आदमी जब अपना हाथ चलाएगा तो ये किस तरफ अपना फोर्स लगाएगा, तो इस तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसलिए ये भी स्विमिंग रूल इसलिए इसको बोला जाता है। मतलब आप ये कह लो कि इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग अ वायर इन द डायरेक्शन, फ्लो द डायरेक्शन ऑफ हिज फोर्स, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, आगे जाना चाह रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे केस में जिस तरफ उसका फेस है वो फेस उसके मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ है मैग्नेटिक नीडल, उस तरफ उसका फेस है। Then the north pole of the needle will get deflected towards the left hand. नॉर्थ पोल किधर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये जो नॉर्थ पोल है, जो आपका राइट हैंड, ये राइट हैंड है, ये लेके जाना चाहेगा इसको, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। पानी को पीछे की तरफ इधर करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये नॉर्थ पोल लेके जाना चाहेगा। नॉर्थ पोल को समझ लो कि ये आदमी ने अपने हाथ से इस तरफ पकड़ा और इसको पकड़ के वो लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाना चाह रहा है, मतलब वेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे स्विमिंग रूल को समझ सकते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या देखा, यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, ये देखो ये सर्किट डायग्राम आपका। इस जगह पे आपने देखा साउथ से नॉर्थ आप जा रहे हो, यहाँ पे भी देखो आप जब स्विम कर रहे हो तो साउथ से नॉर्थ जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आपका नॉर्थ पोल किधर की तरफ बेंड हो रहा है, वेस्ट की तरफ। यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड जो है ये किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। तो यही स्विमिंग रूल है और यही यहाँ पे आपको मैग्नेटिक कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन को भी दिखाता है। ऑस्ट्रेट के एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पे इन्होंने ध्यान में रखा और उस बेसिस पे इन्होंने क्या कहा कि एक वायर है मेरे पास, जैसे एक्स वाई एक वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स से वाई की तरफ एक वायर गई हुई है। एक एंड एक्स मैंने लिया है वायर का, दूसरे एंड को मैंने वाई कंसीडर किया हुआ है और इससे आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आई अमाउंट का करंट फ्लो होगा इससे, ये देखो आई अमाउंट का करंट फ्लो होगा, और तब मैंने ऑब्जर्व किया कि एक पी पॉइंट पे, यहाँ पे एक वायर की लेंथ मैं देख रहा हूँ, एलिमेंट्री लेंथ, हालांकि वायर की ये जो लेंथ है एक्स से वाई तक, ये हो सकता है कुछ लेंथ की वायर हो, लेकिन मैं एक छोटा सा लेंथ वायर की कंसीडर कर रहा हूँ। वो एलिमेंट्री लेंथ है जो ए बी यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। मैंने दिखाया यहाँ पे कि देखो जी ये ए बी वायर की लेंथ है जिसको डी एल से मैंने लिखा है, और इस ए बी को मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से वायर का एक्स और निगेटिव वाले टर्मिनल से वायर का वाई, तभी तो करंट एक्स से वाई की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जब ये करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस पी पॉइंट पे हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इस एलिमेंट्री लेंथ ए बी के कारण, वायर के ए बी के कारण। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखा और उसमें बताया कि जी ये जो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है, मतलब स्मॉल अमाउंट का जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने लिखा डीबी से। डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ वायर विच इज ए बी, दैट इज डी एल, एलिमेंट्री लेंथ जिसको आप बोल रहे हो, इसके कारण। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था यहाँ पे करंट के। हमें क्या मिला, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। ओवरऑल हमें पूरे एक्स वाई वायर के लेंथ के कारण पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है, ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, इस टोटल पी पॉइंट पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। लेकिन अभी हमने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है एलिमेंट्री लेंथ डीएल के कारण। तो फर्स्ट में ऑब्जर्व हमने यही किया कि जितना आप करंट बढ़ाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो करंट बढ़ाने के लिए एक्स वाई के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करना पड़ेगा।
तो यहाँ देखना है, अगला पॉइंट मैं देख रहा हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सेकंड पॉइंट मैंने नहीं, बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएल के। मतलब वायर की छोटी सी लेंथ तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ उतनी ही ज्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे बनेगी। तो ये दूसरा था। तीसरा पॉइंट ऑब्जर्व करने के पहले इन्होंने इस ए बी वायर पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस डीएल एलिमेंट्री लेंथ जो है, इस लेंथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये टेंजेंट दिखाया कि ये एंगल बना रहा था इस आर डिस्टेंस के साथ जो पी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ओ से, इससे थीटा एंगल ये बना रहा था। तो जब थीटा एंगल बना रहा था टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद, तो तीसरा पॉइंट उनके ध्यान में ये आया कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट उनके लिए क्या आया, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है ओपी जिसको आर बोल रहे हो, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, और जितनी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसको ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बायोट-सावर्ट ने, और उसके बाद इस सारे पॉइंट्स को इन्होंने कंबाइन किया। बोला सबको कंबाइन कर लेते हैं। जब कंबाइन किया तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहला वाला आई, दूसरा डीएल, तीसरा साइन थीटा और चौथा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो डीबी इक्वल टू आ गया के आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। फिर के क्या था यहाँ पे, तो के इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको वेबर पर एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये इसकी यूनिट आ गई हमारे लिए। ये बायोट-सावर्ट लॉ था। म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसको मैंने 10⁻⁷ बोला। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज ए कांस्टेंट, इसको बोलते हो आप परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। जैसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेते थे, परमिटिविटी होता था इलेक्ट्रिसिटी के केस में, लेकिन ये मैग्नेट के केस में म्यू नॉट लेते हैं जिसको परमिएबिलिटी बोला जाता है। ये भी फ्री स्पेस के केस में होता है। इवन किसी मीडियम के लिए भी हम लोग लेते हैं तो किसी मीडियम के लिए अलग टर्म्स आ जाएगा हमारे पास। तो फिलहाल म्यू नॉट की बात की मैंने। उसके बाद डीबी इक्वल टू मैं लिखने जा रहा हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, लिख दिया। ये फॉर्मूला आ गया आपका। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये भी देखना है कि भाई अगर यूनिट वगैरह तो पता ही है आपको, फिर भी अब बायोट-सावर्ट लॉ जो था इन वेक्टर फॉर्म, जिस तरह से आपने कुलम्स लॉ पढ़ा, कुलम्स लॉ का भी वेक्टर फॉर्म होता है, तो उसी तरह से बायोट-सावर्ट लॉ का भी वेक्टर फॉर्म होता है। सर वेक्टर फॉर्म यानी कि डायरेक्शन देखना ना? जी हाँ, डायरेक्शन के साथ बायोट-सावर्ट लॉ को देखना, बिल्कुल सही बोला आपने। जी ठीक। तो पहले बायोट-सावर्ट लॉ आप लिख लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इतनी बार आप जान चुके हो। लेकिन देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा आर से मल्टीप्लाई किया है ऊपर, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया आर से। तो नीचे हो गया आपका आर क्यूब, ऊपर हो गया आर। ठीक है, अब ये जो आर क्यूब और आर आ गया, तो अब देखो एंगल किसके बीच बन रही थी वहां पे। डायग्राम में आते हैं, देखते हैं। डायग्राम आप देखोगे, ये डीएल जो टेंजेंट ड्रॉ किया था डीएल पे आपने, डीएल और आर, मतलब एंगल बन रही है आपकी डीएल और आर पे। तो डीएल और आर के बीच अगर आपकी एंगल बन रही है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप लगा दो जी डीएल आर साइन थीटा कर दो। डीएल आर साइन थीटा मतलब डीएल क्रॉस आर बता देगा ये। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो डीएल इन क्रॉस आर लिख सकते हो, इसी को तो आप लिखते हो ना डीएल साइन थीटा। तो जैसे ए क्रॉस बी को आप लिखते थे ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसी तरह से यहाँ पे अब डीएल क्रॉस आर आप लिख दो, अपॉन में आर क्यूब लिख दो, बाकी आई म्यू नॉट बाय 4 पाई ये सब टर्म्स तो आपके हैं ही। ये डीबी को बतला रहा है। अब आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगा दो, इसको वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर लगा दो इस पे डीबी पे, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। तो वेक्टर फॉर्म इस तरह का होता है। यहाँ पे डीबी इक्वल टू, या फिर आप म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर लिखते हो,
तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, ये नीचे वाला जो मैंने लिखा ये मैग्नीट्यूड हो गया, जबकि ये वाला जो है आपका ये डायरेक्शन के साथ है, क्योंकि इसमें आपने डायरेक्शन लगाया है। अब केस फर्स्ट भी अगर आप देखोगे, थीटा अगर 0 डिग्री लेते हो तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो डी बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। केस सेकंड अगर आप देखोगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लो तो साइन 91 होता है, तो डी बी इक्वल टू पूरा फॉर्मूला होगा आपका, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा वो देखो, वो फॉर्मूला आ जाएगा डी बी इक्वल टू आई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, डीबी जो है ये मैक्सिमम है यहाँ पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में, जब थीटा 90 डिग्री होती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को बताता है।